हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर बात हो रही है चार्ज की और चार्ज मोशन में है तो वो आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, और अगर चार्ज रेस्ट में है तो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। बेसिकली चार्ज की जो स्टेट है उसी पे ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। तो चार्ज की वजह से जो डेवलप होता है उसके मोशन की वजह से उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दूसरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मींस चार्ज, डायनेमिक्स मींस मोशन। तो चार्ज मोशन में होगा, देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस चैप्टर के बाद जब मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे जहां पे चार्ज मोशन में होगा, है ना, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो बेसिकली आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ओके, मैग्नेटिज्म, ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना, ये सारा कुछ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था, यहाँ पे चार्ज जो है वो रेस्ट में होता है। तो बेसिकली अगर हम चार्ज की स्टेट के बारे में देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच कह सकते हैं फिजिक्स को, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चार्ज जब रेस्ट में होगा, मोशन नहीं कर रहा होगा, तो जो कुछ भी स्टडी हम करेंगे उसके इफेक्ट को स्टडी करेंगे, वो सारा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। और अगर चार्ज मोशन में है तो ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिक इंडक्शन हो गया और अल्टरनेटिंग करंट हो गई। इस तरीके की स्टडी हम इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के अंदर में करेंगे। तो अभी फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब देखो चार्ज को अगर हम देखें तो ये एक तरीके से, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल या फिर स्मॉल क्यू हो सकता है। ये एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी है, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ओके, बेसिकली जो चार्ज होता है इसको आप ये भी कह सकते हो कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इंट्रिंसिक का मतलब वैसे आपने पढ़ा होगा कि इंडिपेंडेंट ऑन मास, है ना, बट यहां पे इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का सेंस है कि इसमें फर्दर जो स्टडी है या रिसर्च है इज नॉट पॉसिबल। मींस स्टडी होते होते जब हम चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाते हैं तो फर्दर रिसर्च आगे, इस यहां तक विजिबल है, देख लेते हैं, हाँ ठीक है। फर्दर रिसर्च इज नॉट पॉसिबल, दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। और ये जो है चार्ज जो है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो कूलम है। ठीक है, एसआई यूनिट कूलम है, कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये बेसिक चार्ज का इंट्रोडक्शन हो गया कि चार्ज को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मानते हैं, मींस इस पे फर्दर रिसर्च पॉसिबल नहीं है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट कूलम है। स्केलर क्वांटिटी आपने 11th में पढ़ रखा होगा कि वो क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत ना हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट हो, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं।
चार्ज स्केलर क्वांटिटीज है। इनका जब भी हम एडिशन करते हैं तो डायरेक्टली अलजेब्राइक एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, ऐसी क्वांटिटीज का। तो चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो आप अगर चार्ज वर्ड यूज किया जाता है तो आपके माइंड में एक टर्म आता है कि चार्ज दो तरीके के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज। और आपने इसका कन्वेंशनली ये मान भी रखा है कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, निगेटिव चार्ज ये भी एक दूसरे को रिपल करते हैं। मतलब जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ओके, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो टू टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, सेम चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब जैसे आपने एक फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ रखा होगा 11th में जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं कि मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वैसे ही चार्ज इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम ये लिख सकते हैं बेसिकली कि चार्ज एंड मास आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो आप, चार्ज एंड मास आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, चार्ज और मास आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब एक बात ध्यान रखना, अगर हम चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, एक बॉडी मान लो बी है और एक बॉडी ए है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर होता है तो मास भी ट्रांसफर होता है। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या निकलेगा उसका मास कम हो जाएगा इस रेस्पेक्ट में, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी या गेन करेगी उसका मास इसी रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो आप ये लिख सकते हो कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज जो है हमेशा मास के साथ आता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो जरूर उसका मास भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, हालांकि ये इंक्रीमेंट बहुत 10⁻31 के टर्म में होगा जो कि बहुत स्मॉल है, पता नहीं चलेगा, बट इसको हम अगर एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं तो इग्नोर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होता है। अब अगर बेसिक डिफरेंस देखो तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव या फिर निगेटिव हो सकता है, लेकिन मास की बात करें वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि 2 किलोग्राम निगेटिव मास, तो मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। चार्ज पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है बट मास हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज जो है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, मीन्स अगर चार्ज को मूव कराते हो तो उसमें कोई मैग्नीट्यूड में या उसके मास में कोई चेंज नहीं आता, बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है, इसका रिलेशन भी है m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। मास रिलेशन कहते हैं इसको। तो अगर आप देखो ये रेस्ट मास होता है, यहाँ पे m0 जो होता है ये होता है रेस्ट मास, ये पे v जो होता है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और c² जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो अगर कोई मास बहुत तेज स्पीड से चलता है विद रेस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट तो उसका जो मास है एक्चुअल जो रेस्ट कंडीशन में था वो चेंज हो जाता है। ओके, ठीक है।
तो मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। यहां तक क्लियर होगा? बेसिक पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, विजिबल भी होगा, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको रब करता हूं मैं। और अगला इंपॉर्टेंट, बेसिक में ही, फंडामेंटल में ही आगे बढ़ते हुए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको हम पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? उसी तरीके से चार्ज भी कंजर्व रहता है। हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन मींस कांस्टेंट रहना। इसका मतलब, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और आप ये कह सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ सिस्टम। और सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना ना हो, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल अलग थलग। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सिस्टम व्हिच इज आइसोलेटेड रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो एक अगर हमने सिस्टम लिया, ठीक है, इसमें मान लो ये एटम्स ले लो, ठीक, मान लो यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 8 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 6 कूलम चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया सिस्टम में? मान लो सिस्टम ए, टोटल चार्ज कितना हो गया बताइए? 21 कूलम, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, सीधे सीधे सम कर लेंगे। तो ये सम टोटल कितना आ गया? 21 कूलम। अगर मान लो हमने इस सिस्टम को क्या किया? शेप कर दिया, मिक्स कर दिया, हिला दिया, ठीक, शेप कर दिया। अब अगर हम एनालाइज करें और हम कहें कि ये एक सिस्टम है, ये है ना, ठीक, और मान लो इस पे आ गया 10 कूलम चार्ज, इस पे आ गया 2 कूलम चार्ज, इस पे आ गया 8 कूलम चार्ज, तो बताओ इस पे चार्ज कितना होगा? तो टोटल सम इज कांस्टेंट। यहाँ पे 21 आ रहा है, यहाँ पे ये 20 आ रहा है, तो 20 में कितना जोड़ दोगे? 1, तो 21 हो जाएगा। तो ये वाला चार्ज कितना होगा? 1 कूलम। समझ में आया? तो टोटल सिस्टम जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसका सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, उसमें टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ये बात कहें कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि कंजर्वेशन, दिस लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जो लॉ है, इज ट्रू ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। मींस एक्सपेरिमेंटली ये ट्रू है। ओके, एक्सपेरिमेंटली ये क्या है? सही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली ट्रू है। ओके, इसको रब करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा कि कोई एक ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल सम ऑफ चार्ज रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, अब एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे सवाल पूछा जाता है, और वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब ही होता है कि फिक्स्ड अमाउंट में। द मीनिंग ऑफ, एक मिनट, ओके, तो अगला टॉपिक जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि फिक्स्ड अमाउंट, कोई फिक्स्ड अमाउंट में वेरी करे तो उसको हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी बोलते हैं, और कोई कंटिन्यूअस मैनर में वेरी करे तो उसको हम डिस्क्रीट क्वांटिटी बोलते हैं या कंटिन्यूअस क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो भी चीजें, एनीथिंग विच इज अवेलेबल
इन फिक्स्ड अमाउंट, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, यहाँ पे चार्ज है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ठीक है, और अगर वेरी कर रही है, इफ वेरिंग, ठीक, अगर वेरी कर रही है तो उसको हम डिस्क्रीट, जो फिक्स अमाउंट में ना हो, डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे कंटिन्यूअस से तो कुछ लेना देना है नहीं, क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो जो चीजें फिक्स्ड अमाउंट में वेरी करती हैं उसको हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं। अगर देखा जाए तो द चार्ज विच कैन एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी पे डिपेंड हुए, द चार्ज या क्वांटिटी और द अमाउंट ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसके इक्वल है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मुझे चेक करना रहता है कि ठीक से आ रहा है, साफ दिख रहा है। हाँ, तो इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे ये अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम? फंडामेंटल चार्ज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आप ये कह सकते हो तो अब इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट कर सकता है वो ये चार्ज होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए अगर किसी बॉडी पे, तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द अमाउंट या फिर इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब होता है जो वैल्यूज 1 2 3 4 के टर्म में हो, मतलब चार्ज या तो 1e होगा, प्लस का हो सकता है, प्लस 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, इस तरीके से, या फिर ठीक है, या फिर माइनस में भी हो सकता है, -1e, -2e, -3e। ओके, तो इस तरीके से चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, n की वैल्यू इंटीग्रल हो सकती, इंटीजर हो सकती, माइनस में भी प्लस में भी, 1 2 3 -1 2 3। तो इस तरीके से चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप फॉर्मूला लिखें जनरल, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहां से रब करता हूं, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो होता है n × e के बराबर, प्लस माइनस में, है ना, जहां पे q क्या है? चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है, और n क्या है? इंटीजर है, 1 2 3 4 माइनस प्लस, और e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। जो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है नेचर में, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मैटर पे, वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो जनरल फॉर्मूला हो गया q = प्लस माइनस n × e, जहाँ पे n क्या है? एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू प्लस और माइनस में वेरी कर सकती, 1 2 3, है ना, इस तरीके से वेरी कर सकती, -1 2 3। ओके, अब अगर आपसे इसका एप्लीकेशन पूछा जाए तो सवाल इसके बुक में भी दिए गए हैं, जो रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे होंगे या जो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कैन अ चार्ज 48 × 10⁻−18 कूलम, 18 है, बी ट्रांसफर, क्या इतना चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है ना? तो आप इसी फॉर्मूले से निकालो कि q = n × e, है ना। चार्ज कितना दिया गया आपको? 48 × 10⁻18, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता, ये नंबर वो जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो नहीं पता हमें। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19। इसको इधर भेज दो, तो n =
48 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ये हो गया 30 आ गया। इसको ऊपर भेजो तो ये हो गया 30 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻19, तो 30 इंटू 10 दैट इज 300। और 300 क्या है? एक इंटीजर है, कंप्लीट वैल्यू है, फ्रैक्शन में नहीं है। अगर ये फ्रैक्शन में होती तो ये चार्ज किसी भी बॉडी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब इतना चार्ज किसी भी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक जो मैंने आज डिस्कस किया कि चार्ज बेसिकली कितने टाइप का होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन पे और क्वेश्चंस बुक से करिए, अपनी रेफरेंस बुक से करिए। आगे का जो है कूलम्स लॉ और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, वो अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, और ऐसे ही हम चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे। जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ पूछेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।